नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हमने प्राग ऐतिहासिक कालीन के जो अन्य वर्गीकरण थे उनके बारे में पढ़े, उनका पूरा डिटेल अध्ययन किया है, जैसे नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आज हम प्राग ऐतिहासिक कालीन से जुड़े कुछ प्रमुख साक्ष्य इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य। अब इसमें हमने पढ़ा था कि शैल चित्र प्राप्त होते हैं, आपको औजार प्राप्त होते हैं, पाषाण घेरे, मैंने पहले वाले क्लास में बताया था पाषाण घेरे क्या होते हैं। तो उसी से रिलेटेड साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है इस बारे में एक अलग से चार्ट बना हुए हैं, उसे अच्छे से हम पढ़ लेते हैं ताकि पुराने वीडियोज़ के यहाँ रिविज़न भी हो जाएगा और साथ में अन्य जो नई चीज़ें हैं वो एकत्रित रूप से आपको याद भी हो जाएगी। ठीक, तो सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो एक हिसाब से आप देखेंगे तो आपका रिविज़न टाइप का ही होगा। ठीक है, तो पाषाण घेरे। पाषाण घेरे मैंने आपको बताया था कि क्या होता था। तो पहले के ज़माने के लोग जो थे, ये ऐतिहासिक कालीन जो प्राग ऐतिहासिक कालीन लोग थे, वो मृत्यु होने पर जमीन में लोगों को गाड़ देते थे और उनके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर गड़ा दिए जाते थे। बड़े बड़े पत्थर गड़ा दिए जाते थे, इसे ही पाषाण घेरा कहा जाता है। और ऐसे ही पाषाण घेरे हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण घेरे के बारे में देखते हैं। शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। ठीक है, अगर आप, मैंने बताया था आपको कि आप नेट में ज़रूर चेक कीजिएगा इस बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पाषाण घेरे होते कैसे हैं, तो आपसे आपके माइंड में ये वो बस जाएगा। फिर दूसरा चीज़ था मध्य पाषाण युगीन। मध्य पाषाण युगीन जो 500 घेरे खोजे गए हैं, मैंने बताया था कि कामले का नाम याद रखना, रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक, कामले का नाम आपको मुख्य रूप से याद रखना है। तो प्रोफेसर कामले और रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा खोजा गया था मध्य पाषाण युगीन 500 घेरे। अब ये 500 घेरे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो गढ़धनौरा से प्राप्त हुआ था। ये गढ़धनौरा कहाँ है? तो कोंडागांव क्षेत्र में पड़ता है। कोंडागांव के गढ़धनौरा से, रायगढ़ के छोटे पेंडरमुड़ा से, जो कि खरसिया क्षेत्र में पड़ता है। छोटे पेंडरमुड़ा, खरसिया क्षेत्र, इसी क्षेत्र में आपके चौड़ ढाल की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। फिर बालोद देखेंगे तो बालोद में आपकी करीभदर, चिरचारी सोरर, अर्जुनी, मुजगान, कुलिया, इन सभी क्षेत्रों से आपके पाषाण घेरे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अभी बालोद से जो प्राप्त हुए उसके उत्खनन में योगदान किसका रहा है? तो MG दीक्षित ने करका भाठा और करीभदर के शवागारों का उत्खनन किया था। ठीक है, किसके द्वारा? MG दीक्षित के द्वारा। MG दीक्षित बालोद क्षेत्र के जो पाषाण घेरे हैं उनका जो उत्खनन है MG दीक्षित के द्वारा किया गया है। और उसमें भी कौन कौन से? तो करका भाठा और करीभदर, करका भाठा व करीभदर क्षेत्र से किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपका बालोद एरिया, इसे याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्षेत्र मिले जहाँ पाषाण घेरे प्राप्त होते हैं। तो करीभदर, चिरचारी सोनर याद करना है आपको। अर्जुनी तो याद होगा ही, पिछले क्लास में पढ़े थे। तो मुजगान और कुलिया, तो कुलिया आपको याद रखना है। कुलिया क्षेत्र अब आपके बालोद में पड़ता है, पहले दुर्ग में आता था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्या पढ़े हमने? पाषाण घेरे क्या होते हैं ये मैंने बताया। शवों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे, चारों ओर पत्थर गाड़ दिए जाते थे। अब मध्यकालीन जो 500 स्मारक थे उसकी खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर कामले और रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र से मिले। तो कोंडागांव के गढ़धनौरा से मिला, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रायगढ़ के छोटे पेंडरमुड़ा से मिला, जो कि खरसिया क्षेत्र में पड़ता है। बालोद से देखें, इससे बहुत ज़्यादा जगह यहाँ बालोद में मिले। करीबदर, चिरचारी सोरर, अर्जुनी, मुजगान, कुलिया। ये चिरचारी सोरर को आप साथ में याद रखिएगा, चिरचारी सोरर इसी प्रकार से बोलिएगा। कहीं कहीं पर ये दोनों नाम साथ में मिलते हैं, अलग ना देखे, साथ में मिलते हैं, इसलिए चिरचारी सोरर याद रखिएगा। अब जो इस क्षेत्र में, जो बालोद क्षेत्र में मिले थे, उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो MG दीक्षित के द्वारा। किसके द्वारा? MG दीक्षित के द्वारा। ठीक, ये लगातार पढ़ते रहने से ही याद होगा आपको।
मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसके बाद भी आपको 1 से 2 बार जरूर अपने से भी पढ़ना है, ताकि ये आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। और इतिहास ऐसा चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। आप एक बार याद करना चालू किए, एक बार पढ़ना चालू किए, समय देना चालू किए, उसके बाद आप लगातार कंटिन्यूअसली इसे प्रीवियस लेक्चर्स को, या आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे तो नोट्स को, या बुक रखा है आपने तो बुक से उसे लगातार पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ गए तो आप पीछे की चीज़ों को छोड़ देंगे। पीछे की चीज़ों को छोड़ने के बाद ऐसा होगा कि आपको फिर से उतना ही समय देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा पाषाण घेरे। अब आगे देखेंगे हम शैल चित्र। शैल चित्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैल चित्र में मुख्य रूप से तो रायगढ़ ही है, दूसरा हम बालोद देख लेंगे। रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा और रायगढ़ के अन्य क्षेत्र हैं जहाँ से शैल चित्र आपको प्राप्त हुए थे। यहाँ से जो मानव की आकृति प्राप्त हुई थी वो मुखौटा लगाया हुआ था, ठीक है। सीढ़ी व डंडे के आकार में आखेट करता हुआ मनुष्य भी दिखाया गया। सीढ़ी व डंडे के आकार में सीढ़ी नुमा बनाया गया ना, यहाँ की आकृति कैसी है तो सीढ़ी नुमा भी ऐसे बोल सकते हैं। तो डंडे के आकार में आखेट करता हुआ मनुष्य दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मानव आकृतियाँ तो नॉर्मल हो गया है, सबको मालूम है, लेकिन अब सीढ़ी व डंडे के आकार में आखेट करता हुआ शैल चित्र कहाँ है तो सिंघमपुर की गुफा में। फिर कबरा पहाड़ में देखे थे, यहाँ सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। सर्वाधिक शैल चित्र आपके कबरा पहाड़ में प्राप्त हुए, जिसमें हमने देखा था कुल्हाड़ी, घड़ियाल, छिपकली, ठीक है, सांभर, इन सब के देखे थे। हाथी के वहाँ नहीं मिलते, हाथी के शैल चित्र का अभाव है। फिर चितवा डोंगरी जो बालोद क्षेत्र में है, वहाँ ड्रैगन की आकृति का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, ड्रैगन की आकृति का। और चरामा क्षेत्र जो आपका था कांकेर में पड़ता है, वहाँ आपके एलियंस के जो शैल चित्र ये प्राप्त हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अन्य शैल चित्र कहाँ से तो कर्मागढ़ और बेनीपाट। मैंने आपको याद कराया था नवपाषाण युगीन क्षेत्रों में कर्मागढ़, बसनाझर, बेनीपाट, लेखाभाड़ा, ठीक है, ओंगना, भैंसगढ़ी, तो ये सब भी आपको याद रखने हैं। फिर आगे हम देखते हैं ताम्र लौह यौगिक पाषाण स्तंभ। अब ये ताम्र लौह यौगिक क्या है? तो जिस काल में आपके तांबे का यूज़, लोहे का यूज़ होना चालू हो गया, उसे ताम्र लौह यौगिक नाम दे दिया गया। इसी पाषाण काल के अंदर में जहाँ तांबे और लोहे का युग आया, लोहे का प्रयोग चालू हुआ, उसे ताम्र लौह यौगिक पाषाण कह दिया गया। और उसी समय जो प्राप्त हुए स्तंभ है वो आपके ताम्र लौह यौगिक पाषाण स्तंभ कहलाते हैं, जिसे मेनहीर कहा जाता है। ये मेनहीर एक नाम है ना, मेनहीर किसे कहा जाता है ये पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि ये मेनहीर है वो ताम्र पाषाण यौगिक पाषाण स्तंभ है। ताम्र लौह यौगिक पाषाण स्तंभ को मेनहीर कहा जाता है, ठीक। तो लोहे के औजार व मृद भांड एवं लौह प्राप्त हुए हैं। लोहे के औजार हो गए, मृद भांड हो गए एवं लौह प्राप्त हुए हैं, लौह पात्र प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र कौन कौन से? तो आपके बालोद और कोंडागांव के गढ़धनौरा से प्राप्त हुए, गढ़धनौरा, ये आपको याद रखना है। बालोद के करका भाटा, अर्जुनी, करीभदर, चिरचारी, सोरर। करका भाटा ये अभी हमने फिर देखा था, जो हाथ से शैल चित्र हैं, करका भाटा, अर्जुनी, करीभदर, चिरचारी, सोरर, यहाँ से आपके प्राप्त हुए हैं। जो पाषाण घेरे हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, अभी हमने देखा था ना यहाँ पाषाण घेरे, ठीक है। तो ये आपको बालोद को याद रखना कि यहाँ पाषाण युगीन स्तंभ भी है। अब पत्थर गड़ा रहे हैं तो पत्थर को समझना कि स्तंभ भी गड़ाए हैं। मृतकों के लिए जो पत्थर गड़ाए थे उसमें स्तंभ भी गड़ाए हैं, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा बालोद क्षेत्र, ठीक, बालोद क्षेत्र के सभी नाम, ठीक। फिर कोंडागांव के गढ़धनौरा वो भी उसी में शामिल था। फिर छत्तीसगढ़ में जो महापाषाण शवागार के स्वरूप प्राप्त हुए हैं वो कैसे कैसे हैं? तो महापाषाण शवागार कैसे कैसे हैं आपके? तो मेनहीर है, मेनहीर आपका पाषाण स्तंभ होता है। पीठ सर्कल प्राप्त है, पीठ सर्कल मतलब वृत्त होता है, पीठ मतलब आपको घर याद रखना, पीठ सर्कल याद किए। फिर किसी को पीटेंगे तो क्या है? सर्कल बन जाएगा, किसी को पीटेंगे तो क्या है? सर्कल बन जाएगा। और कैसे वो मर जाएगा तो शव, तो शव मृत्यु, उसके मृत्यु होने तक हम उसे पीटेंगे, तो पीठ सर्कल शवागार है, ये गर्तवृत्त कहलाता है जो हिंदी में। फिर शिष्ट प्राप्त हुए हैं, शिष्ट को पेटिका कहा जाता है। इन सभी 3 रूपों में आपको महापाषाण शवागार प्राप्त हुए। कहाँ से? छत्तीसगढ़। तो कौन कौन से? मेनहीर, पीठ सर्कल, शिष्ट, मेनहीर, पीठ सर्कल, शिष्ट, तीनों को याद रखना है। अब इनकी प्राप्ति कहाँ से कहाँ तक होती है? तो इनकी प्राप्ति आपके दुर्ग से धमतरी क्षेत्र में होती है, दुर्ग से धमतरी तक के क्षेत्र में इसकी प्राप्ति होती है, इन मेनहीर, पीठ सर्कल और शिष्ट की, ठीक है। आगे देखते हैं पाषाण युगीन औजार। पाषाण युगीन औजार में हमने पढ़ा था कबरा पहाड़ से कुल्हाड़ी आपके प्राप्त हुए थे, हस्तचलित कुदाल आपके सिंघनपुर से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आप सरगुजा देखेंगे, सरगुजा से आपके जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफा से भी प्राप्त होते हैं। जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफा से भी आपको पाषाण युगीन औजार प्राप्त होते हैं, ये आपको याद रखना है, पाषाण युगीन औजार। फिर महापाषाण युगीन स्थल कौन कौन से थे? महापाषाण युगीन स्थल, तो इसमें हम देखेंगे कि बिलासपुर जो है, बिलासपुर का जो मल्हार क्षेत्र है और रायपुर का जो टेंगना क्षेत्र है,
रायगढ़ का जो है टेंगना क्षेत्र, रायगढ़ का टेंगना क्षेत्र और बिलासपुर का मल्हार। ठीक, रायगढ़ का टेंगना है, रायपुर बोल दिया था मैं, रायगढ़ का टेंगना क्षेत्र और बिलासपुर का मल्हार क्षेत्र। ठीक, ये महापाषाण युगीन स्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये था, हमने देखा कुछ साक्ष्य, पाषाण घेरे देखें, गढ़धनौरा, कोंडागांव, रायगढ़ के छोटे पेड़नर मुड़ा, बालोद की करीबदर चिरचारी सोरर MG दीक्षित के द्वारा खोजा गया, उत्खनन किया गया। फिर शैल चित्र में हमने देखा था रायगढ़ और बालोद से सिंघनपुर की गुफा में मिला, बालोद के चिंतवा डोंगरी में मिला था। शैल चित्र में मानव की आकृति जो डंडे से आखिर करते हुए प्राप्त हुए हैं। कपरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र हैं और बालोद की चितवा डोंगरी में ड्रैगन है। इसी प्रकार आप कांकेर के चरामा में देखेंगे तो एलियंस के मिलते हैं। फिर इनके अलावा अन्य जो थे नवपाषाण युगीन जो भी क्षेत्र वहाँ शैल चित्र आप याद रखना, जिसमें कर्मागढ़ बेनीपाट मुख्य है। ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ, ये भी 100 होते थे, जो मुख्य रूप से 3 पार्ट है, मेन ही जो पाषाण स्तंभ होता था, पीठ सर्कल जो कि गर्त वृत्त था, और शिष्ट जो पेटिका हुआ करता था। तो इनकी प्राप्ति दुर्ग से धमतरी तक होती है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्र कौन से विशेषकर, तो बालोद क्षेत्र की करघा बाटा करीबदर, तो मैंने आपको बताया जो पाषाण घेरे हैं तो पत्थर गाड़े, उसी के साथ साथ ताम्र पाषाण स्तंभ भी गाड़े, उसे ही पाषाण स्तंभ कहा गया जो ताम्र लौह युगीन के समय के हैं। ठीक, कोंडागांव गढ़धनौरा उसमें भी आया था, पाषाण घेरे में, आपके पाषाण स्तंभ में भी आया, सेम है। पाषाण युगीन औजार ये आपको देखना है, रायगढ़ के कपड़ा पहाड़ में मिला था कुल्हाड़ी, सरगुजा के आपके जोगी महाराज सीता बेंगरा गुफा में भी प्राप्त हो गई है। पाषाण युगीन जो महापाषाण युगीन स्थल है वो कौन कौन से आपके, तो बिलासपुर के मल्हार, तो महान स्थल है बिलासपुर का महान आप ऐतिहासिक स्थल है, आप याद रखेंगे, आगे हम देखेंगे इसके बारे में, मल्हार क्षेत्र के बारे में। तो रायगढ़ क्षेत्र भी वैसा ही, तो रायगढ़ का टेंगना और बिलासपुर का मल्हार ये महापाषाण युगीन स्थल में आते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखना है। इसके आगे देखेंगे कि अन्य प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हम देखते हैं रायगढ़ के खैरपुर से सूतीपाट जिसे भंवरखोल भी कहा जाता है, कर्मागढ़, बसनाझर, इन सब से याद रखना है। तो इसको क ख ग घ से जो याद किया था वहाँ के आपका SSC BG याद करा था वहाँ के भंवरखोल से। अब प्राग ऐतिहासिक कालीन मुख्य साक्ष्य क्यों बोला जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि जो नवपाषाण युग है, जो पूर्व पाषाण युग है, वहाँ मुख्य रूप से रायगढ़ ही क्षेत्र मिलता है। तो उसके खैरपुर से, सूतीपाट से, कर्मागढ़ से, बसनाझर से, इन सब स्थान से मिलते हैं प्रमुख साक्ष्य में स्थान भी कौन सा, तो रायगढ़। ठीक, एक जगह चार्ट बना दिया गया, इन सब के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। अब खैरपुर से क्या हुआ, तो यहाँ शैल चित्र जो है ना अंधेरे में चमकते हैं। खैरपुर के जो से प्राप्त जो शैल चित्र है अंधेरे में चमकते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे सर, इतना सारा तो पढ़ रहे हैं, कहीं गेरुआ रंग, कहीं लाल रंग, कहीं ड्रैगन मिल रहे हैं, कहीं एलियंस के मिल रहे हैं, कहीं आखेट करते हुए मिल रहे हैं, कैसे याद करेंगे। तो आप रिलेट करते हुए चलना। चरामा जो था एलियंस, अजीब सही नाम है चरामा, तो उसी प्रकार में एलियंस हो गए। सिंघन चितवा डोंगरी, सिंघनपुर में बताया था कि सिंह का मुखौटा लगाते हैं, तो मुखौटा वाला हो गया। चितवा डोंगरी में चितवा ड्रैगन, चीता ड्रैगन, ऐसे रिलेट करना। उसी प्रकार जब खैरपुर देखेंगे हम, तो खैर को अपना कि कत्थे से याद रखना। खैर जो वृक्ष होता है ना उससे, और जो खैरवार एक जनजाति होती है, वो लोग कत्था निकालने का कार्य करते हैं। हम जब जनजाति पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप कि जो खैर है, खैर ऐसा याद करना है कि कत्था हम जब खाते हैं, खैर से निकलने वाले कत्थे को, तो हमारा मुंह लाल हो जाता है और दूर से दिखाई देने लगता है वो कि इसने पान खाया हुआ है। तो अंधेरे में उसको समझना कि आपने जब पान खाया हो तो आप अंधेरे में भी पहचान आ जाएंगे। तो खैरपुर यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं वो अंधेरे में। तो मैंने खैर को कहाँ से रिलेट कराया, जो खैरवार जनजाति है, जो खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं और उस कत्थे से जब हम पान खाते हैं तो हमारा मुंह भी लाल लाल दिखने लगता है दूर से ही, मतलब अंधेरे में भी देख सकते हैं, ये याद करना। तो उससे रिलेट करेंगे कि अंधेरे में देख सकते हैं खैरपुर में कैसे शैल चित्र, अंधेरे में चमकने वाले। ठीक है, तो खैरपुर से अंधेरे में चमकने वाले शैल चित्र प्राप्त हुए जो कि रायगढ़ में है। फिर भंवरखोल से देखेंगे तो पशु और किसान की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए। तो नवपाषाण काल जो है वहाँ तक आते आते ना, जो हमारे आदि मानव थे वो, या जो मनुष्य थे वो, आप देखेंगे कि खेती किसानी करना सीख गए थे। पशु तो मध्य पाषाण काल से ही मिलने चालू हो गए थे। किसानी के जो है तो नवपाषाण काल में तो भंवरखोल, तो भंवर में फंस जाते हैं किसान, देखेंगे आप कर्ज के भंवर में फंस जाते हैं, कर्ज लेते हैं, किसानी करते हैं, वापस अपना फसल बेचते हैं और उसी कर्ज को पटाते हैं, फिर नए फसल के लिए फिर कर्ज लेते हैं। तो इसी प्रकार से लगातार एक भंवर चलते रहता है। तो भंवर में कौन फंसता है, किसान। तो उसी से याद रखेंगे भंवरखोल पशु व
किसान की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये रिलेट हो गया। कर्मागढ़ देखेंगे तो यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्रों में मानव आकृतियों का अभाव है। कर्मागढ़ से कर्म कौन करता है? मानव करता है। मानव कर्म करता है लेकिन वहाँ मानव की ही आकृतियाँ नहीं है। मानव कर्म करता है लेकिन वहाँ मानव की ही आकृतियाँ नहीं है। तो ये आप यार रिलेट कर सकते हैं, कर्मागढ़ में मानव की आकृतियाँ नहीं है। बसनाझर में देखेंगे तो आपको भैंसा, हाथी, गेंडा इन सभी पशुओं के शिकार करते हुए शैल चित्र मिले हैं। इन सभी पशुओं के क्या शिकार करते हुए शैल चित्र मिले हैं। तो भैंस, हाथी, गेंडा का इन सभी पशुओं के शिकार करते हुए शैल चित्र बसनाझर। फिर अन्य स्थान देखेंगे तो अन्य स्थान में कौन सा है आपका? भैंसगढ़ी है, ओंगना है, छापामार है, सिरौली है, डोंगरी क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र से भी प्राप्त हैं जो रायगढ़ से संबंधित हैं। ठीक, रायगढ़ जिले में आते हैं। फिर आगे जब देखेंगे कि सारंगढ़ में तो गाताड़ी आता है आपका, गाताड़ी याद रखना है, सारंगढ़ गाताड़ी। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं हम? सारा गाता है ऐसे करके रिलेट कर लेना, सारा गाता है तो गाताड़ी, सारंगढ़। ठीक, और क्या गाता है? तो शैल चित्रों के बारे में गाता है, ये बोल दीजिएगा, शैल चित्रों के बारे में गाता है। तो सारा गाता है शैल चित्र के बारे में। तो सारंगढ़ से गाताड़ी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये भी बोला जाता है, ये भी बोल सकते हैं आप। फिर बालोद देखेंगे तो बालोद में चितवा डोंगरी है। बालोद में क्या है? चितवा डोंगरी है। तो यहाँ क्या है? ड्रैगन की आकृति, यही याद कराया था मैंने, चीता और ड्रैगन। कांकेर का जो चारामा क्षेत्र है, अजीब सा नाम है, चारामा एलियंस, चारामा। थोड़ा विचित्र तरीके से आप इस नाम को बोलने का, प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद एलियन जैसे बोल रहे हैं ऐसा लगेगा। तो चारामा एलियंस के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब कांकेर में अन्य स्थान कौन सा है? तो खैरखेड़ा, उरकुड़ा, गाड़ा गौरी। ठीक, खैरखेड़ा, उरकुड़ा, गाड़ा गौरी, ये आपको याद रखना है। उरकुड़ा क्षेत्र जो आपके चारामा तहसील में है, खैरखेड़ा और गाड़ा गौरी, इन सभी क्षेत्रों से भी शैल चित्र या प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कौन कौन से जिले? रायगढ़, सारंगढ़, बालोद, कांकेर। तो बालोद का चितवा डोंगरी तो फेमस है। रायगढ़ के तो सभी क्षेत्र फेमस है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक शैल चित्र ही प्राप्त होते हैं। तो ये तो सभी याद होंगे ही। रिलेट कराया था, खैर खा के, कत्था खा के, मुँह दिखाओगे, दूर से पहचान, तो शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। सूती बाट, भंवर खोल, किसान भवन में फंस जाता है, तो पशु एवं किसान के शैल चित्र। कर्मागढ़, कर्म व्यक्ति करता है लेकिन वहाँ मानव की आकृति नहीं है, अभाव है। बसनाझर को नॉर्मल, भैंस, हाथी, गेंडा। तो बस एक जाने का परिवहन की सुविधा का देता है बस, उसी प्रकार भैंस गाड़ी समझ लेना, हाथी गाड़ी समझ लेना, गेंडा गाड़ी समझ लेना। ये सभी के भी शिकार करते हुए शैल चित्र प्राप्त है। ठीक, अन्य स्थान भैंसगढ़ी, ओंगना, छापामार, सिरौली, डोंगरी और इनके अलावा भी जो मैंने आपको याद कराया प्रीवियस क्लासेस में, वो सारी चीज़ सभी स्थान भी रायगढ़ के क्षेत्र में आते हैं। वहाँ से भी प्रागैतिहासिक कालीन आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे। सारंगढ़ देखेंगे तो सारंगढ़ में मतलब सारा गाता है कि क्या गाता है? तो शैल चित्र के बारे में गाता है, गाताड़ी। बालोद का देखे थे, चितवा डोंगरी फेमस था। कांकेर का चारामा फेमस है एलियंस के बारे में। तो एलियंस है, ड्रैगन्स है, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये अलग है, नए चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अन्य स्थान में खैरखेड़ा, उरकुड़ा और गाड़ा गौरी, ये हमने याद किया था। ठीक, तो इसी प्रकार से रिलेटिव मेथड्स के द्वारा आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप अभी जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं योगेन साहू क्लासेस को, और वहाँ हमारी कोर्स अवेलेबल हैं, आप उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं। प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं, अब अभी हमने देखे प्रमुख जिले नहीं देखे, प्रमुख स्थान देखें जहाँ इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब स्थानों के अलावा देखेंगे कि गुफाएं कौन कौन सी हैं। विशेषकर पहले के लोग किसमें, गुफा में ही तो रहते थे, गुफाओं से ही शैल चित्रों की प्राप्ति हुई। तो कौन कौन सी गुफा हैं अब ये देखते हैं। अभी तो स्थान देख लिए, अब गुफा देखते हैं। तो बोतलदा की गुफा, सिंगनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, ये तो मुख्य है रायगढ़ में तीनों हैं और तीनों ही मुख्य है। बोतलदा ये तो सबसे लंबी गुफा है, प्रागैतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा, पहले क्लास में देखा था। यहाँ कई आदि मानव गुफाएं, बोतलदा की गुफा में भी कई आदि मानव गुफाएं हैं, किंतु इन गुफाओं में शैल चित्र एवं शिलालेख का अभाव है। अब ये आपको याद रखना है, बोतलदा की गुफा में ही आपको मिलेंगी, इसके अलावा भी अन्य गुफाएं हैं जहाँ आदि मानव रहा करते थे, लेकिन वहाँ शैल चित्र और शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंगनपुर की गुफा है, इसके बारे में हम पहले पढ़ लिए हैं। तो ये क्या था, सबसे प्राचीनतम गुफा है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका है, गेरुए रंग की आकृति प्राप्त होती है, मैक्सिकन स्पेनिश के सदृश है, ऑस्ट्रेलियाई चित्र है, इन सभी के बारे में देखा। एंडरसन ने खोज की थी, 1910 में प्रकाशित हुआ था, 1910 में खोज हुई थी, 1918 में प्रकाशित हुआ था। अमरनाथ दत्त और उसके अन्य साथी थे जो एन घोष थे,
HD नाम याद नहीं आ रहा, और एक थे आपके हमारे लोचन प्रसाद पांडे। तो इन सभी के बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो ये सभी ने जानकारी एकत्र की थी 1923 से 27 में, ये सभी अभी हमने देखा था, ठीक है। और आगे देखेंगे क्या, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ को दूसरी प्राचीनतम गुफा कहा जाता है। पहली आपकी कौन सी थी, तो पहली थी आपकी सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा थी, ठीक है। मैं वही नाम देख रहा था, एच गार्डन ये थे, कहाँ, सिंघनपुर की गुफा से संबंधित। अब कबरा पहाड़ को क्या बोला जाता है कि दूसरी प्राचीनतम गुफा कौन सी पूछा जाए तो कबरा पहाड़ लेना। पहली कौन सी है, तो सिंघनपुर की गुफा है, दोनों रायगढ़ में स्थित है। ये हो गया, ये मध्यकालीन से रिलेटेड है कबरा, और अब वो आपका पूर्व पाषाणकालीन से रिलेटेड है सिंघनपुर। आगे देखेंगे सरगुजा में कौन करते हो, हमने देखा था साथ में सीता बेंगरा जोगी मारा की गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, दरबार गुफा है। और इन सभी गुफा की जो संबंध है आपके प्रागैतिहासिक कालीन से है। फिर सूरजपुर में एक गुफा है बील द्वार गुफा। तो ये आपको देखना, बील द्वार गुफा। बील गुफा बड़ा सा होता है, उसी प्रकार एक बील होता है जो छोटा सा होता है। तो बील द्वार गुफा कहाँ है, सूरजपुर में, तो ये आप रखना, ठीक है, बील द्वार गुफा सूरजपुर। फिर देखेंगे शक्ति में कैसा है, तो शक्ति में रैनखोल गुफा है आपके शक्ति में। बस्तर में कुटुमसर गुफा और कैलाश गुफा। कुटुमसर गुफा ये बहुत ही फेमस गुफा है, ये तो पता ही होगा सबको, और एक कैलाश गुफा, दोनों सभी को याद रखना है, और दोनों आपके बस्तर क्षेत्र में, कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, ठीक। तो क्या क्या देखा गुफाओं में, बोतलदा की गुफा सबसे लंबी गुफा। यहाँ अन्य गुफाएं जहाँ से शैल चित्र प्राप्त नहीं होते, सिंघनगढ़ की गुफा प्राचीनतम है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका है, सर्वाधिक शैल चित्र वाली जो गुफा है वो आपके कबरा पहाड़ की गुफा है, दूसरा प्राचीनतम गुफा है, ठीक है। ये सब हमने अभी देखा। फिर सरगुजा के सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, ये सभी गुफा में। एक दरबार गुफा, ये भी आपको याद रखना, सूरजपुर के बीलद्वार गुफा में, ये देखा हमने अभी। फिर रैनखोल गुफा में देखा कहाँ, शक्ति के, और बस्तर के कुटुमसर और कैलाश गुफा। ये सभी थे आपके प्रागैतिहासिक कालीन कुछ गुफा। आगे देखते हैं कि नामकरण क्या क्या था हमारे छत्तीसगढ़ का। तो ये नामकरण वाले लेक्चर में आपने देखा ही होगा, तो एक बार जरूर, अगर नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताते चलता हूँ, वहाँ मैंने आपको बहुत ही डीपली डिस्कस किया है इस बारे में। तो वैदिक काल में आपको ना जो बस्तर क्षेत्र उसे दक्षिण दिक् कहा जाता है, दक्षिण दिक्, ठीक है। रामायण काल में इसे दक्षिण कौशल और दंडकारण्य कहा जाता था बस्तर क्षेत्र को। जो प्राग कौशल है मध्य छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल, बस्तर क्षेत्र को आपको कांतार कहा जाता था, कांतार, प्राग कौशल और कांतार। फिर गुप्त काल जब गए तो दक्षिणापथ कहा जाता था। दक्षिणापथ के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ आता था, इसे कौशल कहा जाता था ना। दक्षिणापथ के अंतर्गत आपका मध्य छत्तीसगढ़ आता था जिसे कौशल कहा जाता था, ठीक है। और बस्तर में इसे महाकांतार कहा जाता था। मुगल क्षेत्र देखेंगे मुगल काल में हम, तो इसे रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था, किसे, मध्य छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखें। तो ये नामकरण थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। आद्य ऐतिहासिक काल में ज़्यादा कुछ नहीं है आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत आपके हड़प्पा सभ्यता आता है, सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जिसका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। फिर भी आप इसे इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका कालक्रम है वो आप याद रख लेना, 2300 से 1750 ईसा पूर्व में आपका आद्य ऐतिहासिक काल आता है, जिसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि वहाँ कांस्य का प्रयोग शुरू हो गया था। तो आद्य ऐतिहासिक का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में और अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक है। ऐसे ही सारे वीडियोस हम रिलेट कर पढ़ते जाएंगे। आप कंटिन्यू जरूर रहिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।